हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? आई होप आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन है, उसको कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी थी जिसमें हमने ये देखा था कि मुद्रास्फीति है उसका अर्थ क्या है, मुद्रास्फीति के हमने प्रभाव देखे, किस प्रकार मुद्रास्फीति है वो हम देखते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 3-4 टॉपिक देखेंगे कि मुद्रास्फीति है उसका मापन कैसे किया जाता है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति पे अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, कि मुद्रास्फीति हुई तो अर्थव्यवस्था में कौन कौन से इम्पैक्ट आएंगे, वो सब चर्चा करेंगे। प्री में कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता पे क्या प्रभाव पड़ता है, बचतकर्ता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणदाता है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार पे क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी टर्म्स है वो देखेंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर का जो प्री का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति, उसके बारे में देखेंगे। सारे सवाल है वो कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। मैंने आपको क्या बताया मुद्रास्फीति के बारे में? सिंपल सा बताया कि दो चीजें हैं, कीमतें हैं वो बढ़ेगी और जो मूल्य है या मैं जिसको बोल रहा हूं मुद्रा, उसकी जो क्रय क्षमता है, परचेजिंग पावर है वो क्या है, कम होगी। उसको हमने बोला मुद्रास्फीति। कि कीमतें जब बढ़ेगी तो मुद्रा जो मूल्य है उसकी क्रय क्षमता कम होगी। और मूल्य ये बढ़ क्यों नहीं है, कीमतें बढ़ क्यों नहीं है? क्योंकि मांग ज्यादा है या फिर आपूर्ति पक्ष, दो पक्ष हमने देखे मुद्रास्फीति के कारण में। तो अब हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति को कैसे मापेंगे। आपने जो रेट्स बताई है कि मुद्रास्फीति की दर अभी 6 पॉइंट कुछ चल रही है या मान लीजिए 7% चल रही है, तो उसका मापन कैसे किया जाता है वो चीज हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति के मापन के लिए हम कीमत सूचकांकों का उपयोग में लेते हैं। आप सब जाते हैं बाजार में। बाजार में देखिए, एक होता है उत्पादक। उत्पादक क्या है? कोई चीजें बनाएगा, कोई उत्पाद बनेगा, उत्पादक बनाएगा। उत्पादक फिर किसको देगा? थोक व्यापारी को, यानी होलसेलर। होलसेलर उत्पादकों से क्या है, सामान खरीदते हैं। उसके बाद खुदरा व्यापारी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिटेलर। ये रिटेलर क्या है, होलसेलर से माल खरीदेंगे और लास्ट में ये माल कहां जाएगा? उपभोक्ता के पास। अब देखिए, कीमत में जो परिवर्तन है वो पूरी इस सीरीज में हो रहा है। उत्पादक बनाएंगे, मान लीजिए हमने उत्पादक जो मुद्रास्फीति के कारण पड़े, आपूर्ति पक्ष में प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगी हो गई। उत्पादक क्या है, माल थोक व्यापारी को ज्यादा बेचेंगे, वो ज्यादा कीमत पे, फिर खुदरा के पास ज्यादा कीमत पे आएगा और उपभोक्ता पे क्या है, भार पड़ेगा। इसी को हमने क्या कहा, मुद्रास्फीति कहा। तो ये एक सीरीज चलती है। और जब हम मुद्रास्फीति का मापन करते हैं तो उसमें हम 3 प्रकार के सूचकांक वो है उपयोग में लेते हैं। ये नाम है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, और एक अभी नया आया है, प्रस्तावित है ये, जिसका नाम है सर्विस प्राइस इंडेक्स, जिसको जो सेवा मूल्य सूचकांक बोला गया है। ये अभी प्रस्तावित है, सरकार इस पे विचार कर रही है। मुख्यतः 2 सूचकांक है उनका प्रयोग किया जाता है। होता क्या है बेसिकली वो देखिए, मुद्रास्फीति को मैंने क्या कहा, कीमत है उसमें वृद्धि हो रही है वस्तु और सेवाओं की। अब ये कीमत में वृद्धि मैं किस ईयर से देखूं, मैं तुलना कैसे करूं कि वो कीमत में वृद्धि हो रही है? उसके लिए मेरे पास कुछ एक ऐसा आधार वर्ष होना चाहिए जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो मैं लास्ट ईयर का 2023 है उससे कीमत देखूंगा कि यार 2023 में मेरे हाथ में जो पेन है ये 15 रुपए में मिल रहा था, आज 20 रुपए में मिल रहा है, यानी कीमतें बढ़ी है। तो मुद्रास्फीति के मापन के लिए हम क्या है, कीमतों में परिवर्तन देखते हैं। उसके लिए हम एक आधार वर्ष लेते हैं, उसके आधार पे हम कीमतों में परिवर्तन का मापन करते हैं। सबसे पहला क्या प्रोसेस होता है इसमें, ये होता है कि निश्चित वस्तु और सेवाएं होती है। मुद्रास्फीति को देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे हम मेनली ये देखते हैं कि यार खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, यार ईंधन महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में एक उपभोक्ता पर जो वस्तुएं प्रभाव डालती है, ऐसी कुछ निश्चित वस्तु और सेवाएं होती है, उनका एक बास्केट बनाया जाता है, एक टोकरी बनाई जाती है। हमने कुछ वस्तुएं ऐसी सेलेक्ट कर ली जो अर्थव्यवस्था में क्या है, जिनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है और उनकी कीमत में परिवर्तन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमने उनकी एक क्या है, बास्केट बना ली।
अब इसमें क्या होता है कीमत सूचकांक में कि निश्चित वस्तु और सेवाएं हैं उनका एक औसत परिवर्तन निकाला जाता है। हमने एक कोई आधार वर्ष ले लिया, जैसे WPI और CPI में देखेंगे 2011-12 है WPI का। हम फिर क्या देखेंगे कि 2011-12 से 2000 मान लीजिए 12 की कीमतें हैं पेट्रोल की, मान लीजिए उसके बाद 2024 चल रहा है, तो हम उन कीमतों में जो परिवर्तन है उसका औसत निकालेंगे, उसको बोला जाता है कीमत सूचकांक। और ये है दो टाइप के, WPI और CPI, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कीमतों में परिवर्तन को क्या कहा, मुद्रास्फीति कहा। अब देखिए निश्चित वस्तु और सेवाओं की एक बास्केट बना ली हमने ये देख लिया कि एक टोकरी में कुछ वस्तुएं कर ली सेलेक्ट कि भाई ये चीजें हैं, वो अर्थव्यवस्था पे मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं, इनकी कीमतें हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। उसके आधार पे हम एक रेट निकालेंगे कि देश में इतनी महंगाई है। हमने एक टोकरी बनाई, फिर हमने उनमें वेटेज दिया। वेटेज है वो कुछ आधारों पे दिया जाता है कि कौन सी वस्तुएं हैं उनकी मांग ज्यादा है, कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें कीमत परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके आधार पे उनको क्या है, भारांश दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। उसके बाद एक आधार वर्ष सेलेक्ट किया, जैसे WPI में हम करते हैं 2011-12 और CPI में करते हैं 2012। तो ये हमने एक आधार वर्ष, एक बेस ईयर ले लिया कि उस आधार वर्ष के आधार पे हम कीमतों में क्या है परिवर्तन को देखने वाले हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, आधार वर्ष प्रभाव, बेस ईयर इफेक्ट भी इसको बोला जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि बेस ईयर इफेक्ट क्या कहते हैं। बेस ईयर इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप कीमतों में परिवर्तन की तुलना करेंगे एक किसी आधार वर्ष से, उसको बोला जाता है आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट इसको बोला जाता है। फिर हम क्या करेंगे, कीमतों में परिवर्तन कितना हुआ है उसका करेंगे कंपैरिजन, तुलना करेंगे। उस तुलना के बाद एक रेट निकल के आएगी जिसको हम बोलेंगे कि देश में इतनी महंगाई की दर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हमें उलझना नहीं है। ये चीज कर ली हमने। उसके बाद हम WPI CPI को इंडिविजुअली देखते हैं। देखिए WPI के बारे में मैंने आपको बताया, ये थोक जो बाजार है, होलसेलर जो बैठे रहते हैं उनकी कीमत में परिवर्तन को नापता है कि भाई एक होलसेलर है, उस वो जो माल बेच रहा है रिटेलर को, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसमें कीमतों में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो नापता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसका प्रकाशन करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बहुत बार यही सवाल पूछा जाता है फैक्ट के कि WPI का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसके द्वारा किया जाता है, कॉमर्स एंड जो आपके इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इसके द्वारा। WPI की गणना मासिक आधार पे यानी मंथली बेसिस पे होती है। इसकी गणना होती है मासिक आधार पे, आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वो जारी करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सिर्फ वस्तुएं दिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, WPI में सिर्फ वस्तुएं हैं वो काउंट की जाती है, सेवाएं शामिल नहीं की जाती। WPI में खाली क्या, वस्तुएं देखी जाती है। आधार वर्ष मैंने आपको बताया 2011-12, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बहुत बार WPI का आधार वर्ष कितना है, 2011-12। उसके बाद WPI में 3 टाइप की वस्तुएं हैं, उनकी कैटेगरी बनाई जाती है। मैंने आपको बताया देखिए कि निश्चित वस्तुएं हैं और उनका एक बास्केट बनाया जा रहा है। अब WPI में क्या किया जाता है, WPI में हमने कुछ निश्चित वस्तुएं हैं उनकी एक टोकरी बना ली, जैसे प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुएं में बेसिकली क्या आता है, जो खाद्य वस्तुएं हैं वो आती है। ठीक है, उसके बाद इसका भारांश कितना है प्राथमिक का, वो है आपके 22.62%। ठीक है, 117 कुल वस्तुएं हैं। उसके बाद है विनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उनका है 642.3%। ठीक है, 64.23%, 564 वस्तुएं हैं। अब आप देखिए सवाल आ जाए, WPI में सबसे ज्यादा भारांश वेटेज कौन सी वस्तुओं का है, वो है विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित उत्पाद है उनका सबसे ज्यादा क्या है, भारांश। और सबसे ज्यादा वस्तुएं भी किस में है, विनिर्मित उत्पाद में। कितनी, 564 वस्तुएं। उसके बाद देखिए ईंधन और ऊर्जा है, उसमें है 13.15%। ठीक है, 16 टोटल वस्तुएं हैं, टोटल 697 वस्तुएं हैं, 697 वस्तुएं किस में है, WPI में। सबसे ज्यादा भारांश किसका है, विनिर्मित उत्पाद का, कितना, 64.23%।
कितनी वस्तुएं हैं? 564 वस्तुएं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा WPI का कॉन्सेप्ट। जारी कौन करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। ठीक है, बेस ईयर क्या है इसका? 2011-12। मासिक आधार पे क्या है जारी किया जाता है। उसके अलावा WPI है, उसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए CPI। अब सरकार क्या है, होलसेलर के एंगल से क्या है, महंगाई की दर नाप रही है। 2014 तक सरकार ने क्या किया, WPI को यूज में लिया जाता था। अब 2014 से मोदी जी आए हैं तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको मुद्रास्फीति के अकाउंट में काम में लिया जाता है। CPI क्या होता है? सिंपल, जब वस्तुएं रिटेलर से उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो उपभोक्ता कितनी कीमत में खरीदता है, उसकी जो कीमत परिवर्तन है उसको बोला जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जारी कौन करता है? प्रकाशन सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जारी जारी करता है इसका NSO। उसको जारी करता है कौन? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, इसको करता है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों आती है। WPI में सिर्फ वस्तुएं आती थी, CPI में सेवाएं भी आती है। CPI क्षेत्रीय आधार पे जारी होता है। WPI है वो पूरे देश का एक किया जाता है, पर CPI है वो स्टेट वाइज, आपके केंद्र शासित प्रदेश है उन वाइज जो CPI का प्रकाशन है वो हर राज्य के हिसाब से भी होता है, क्षेत्रीय आधार पे भी जारी होता है। आधार वर्ष कितना है? 2012, उसका था 2011-12। उसके बाद CPI की नई श्रृंखला आई है, अभी न्यू सीरीज इसको बोलते हैं। इसमें कुल 6 प्रकार की वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हैं उनको 6 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला है खाद्य और पेय पदार्थ, फिर है पान तंबाकू नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, आवास, ईंधन व बिजली और विविध जिसमें सेवाएं हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा भारांश है वो किसका है? वो इनका है। किसका? खाद्य और पेय पदार्थ। CPI में सबसे ज्यादा भारांश इसका है, क्योंकि एक उपभोक्ता है वो सबसे ज्यादा किन वस्तुओं का यूज करता है? खाने पीने की चीजें। हम अक्सर महंगाई के लिए यही तो बोलते हैं कि यार दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, तो इसमें खाद्य और पेय पदार्थ है उनका सबसे ज्यादा भारांश है। किसमें? CPI में। उसके बाद देखिए, ये है CPI इंडेक्स के बारे में कुछ चर्चा। CPI जो है वो है 2 प्रकार के। कौन से? एक है CPI U मीन्स अर्बन। जब हम शहरी क्षेत्र के लिए CPI निकालेंगे उसको बोला जाता है CPI अर्बन। एक होता है CPI रूरल, जब हम ग्रामीण स्तर पे देखेंगे कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है उसको बोला जाता है CPI ग्रामीण। फिर हम ग्रामीण और शहरी दोनों का एक कंबाइंड निकालेंगे CPI, एक संयुक्त CPI निकालेंगे, उसको बोला जाता है CPI U+R, यानी अर्बन और रूरल दोनों का निकालते हैं। अब देखिए CPI हमने निकाला सामान्य नागरिकों के लिए जो एक उपभोक्ता है। अब एक CPI और निकाला जाता है जिसका प्रकाशन करता है श्रम ब्यूरो शिमला है, वो करता है जो मजदूर है, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर जो लेबर है, गांव में जो मजदूर है, उनका एक CPI निकाला जाता है। क्योंकि भारत में क्या है, सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र का रोजगार है। लोग खेतों में भी काम करते हैं, लोग नॉर्मली जो आपके कहीं पे रोजगार करते हैं, तो उनका निकालता है श्रम ब्यूरो शिमला। 2 प्रकार के निकालता है, एक CPI R मीन्स रूरल, एक है CPI U मीन्स अर्बन। CPI R में एक तो निकालता है एग्रीकल्चर लेबर का, कृषि जो मजदूर है। आप सब देखते हो अभी खेती का सीजन चल रहा है, तो खेती में क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, तो उनका एक CPI निकाला जाता है कि वो कितना महंगाई को फेस करते हैं। एक निकालते हैं रूरल लेबर, जो ग्रामीण श्रमिक है उनका निकाला जाता है। CPI जो रूरल है ग्रामीण वाला, उसका आधार वर्ष क्या है? 1986-87। CPI अर्बन है औद्योगिक मजदूर, उनका निकाला जाता है, इसका आधार वर्ष है 2016-17। अब देखिए, आप खुद देखिए ग्रामीणों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, ग्रामीण मजदूरों के साथ आधार वर्ष 1986-87 ले रखा है। अब 86-87 में कीमत और आज आप कंपेयर करोगे, जबकि शहरों के लिए क्या है 2017 2016-17, तो ये एक क्या है भेदभाव दिखा रहे हैं। जब हम गरीबी और वो पढ़ेंगे बेरोजगारी, उसमें भी ये भेदभाव दिखेगा कि हम कितनी कम कैलोरी के आधार पे गरीबी का क्या है मापन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या है एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है, गलत बात है ये। आगे देखिए, अब हम कुछ चर्चा करेंगे। हमने CPI मतलब CPI के बारे में देख लिया, WPI के बारे में देख लिया।
अब हम मुद्रास्फीति के प्रभावों की जांच करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं 2-3 टर्म्स बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो देखिए आप। एक सवाल पूछा था लास्ट ईयर, हेडलाइन मुद्रास्फीति। आरएस प्री के अंदर एक स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आया था हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति का। एक पूछा था हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये क्या होती है देखिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या है, सभी वस्तु और सेवाएं शामिल होती है। आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा या मीडिया उसमें चर्चा करते हैं कि भारत की मुद्रास्फीति की दर इतनी है। वो ये मुख्य मुद्रास्फीति है जिसको हेडलाइन बोला जाता है। ये अक्सर समाचार पत्रों और मीडिया जो प्रकाशन है उनकी क्या है, हेडलाइन है। ये मुख्य मुद्रास्फीति है। इसमें सारी वस्तुएं और सेवाओं को शामिल कर रहे हैं, चाहे प्राथमिक वस्तु हो, ईंधन हो, बिजली हो, आपके फ्यूल हो, खाद्य पेय पदार्थ है, सारा विनिर्मित उत्पाद, सारी वस्तुएं जब शामिल करके फिर हम जब मुद्रास्फीति का मापन करते हैं उसको बोला जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। इसको मुख्य मुद्रास्फीति बोला जाता है। एक है कोर मुद्रास्फीति। मैंने क्या बताया हेडलाइन में कि जब हम क्या करेंगे, सारी वस्तुएं ले लेंगे फिर उनका एक निकालेंगे, वो है हेडलाइन मुद्रास्फीति। और एक कोर देखते हैं, एक सेकंड। कोर में क्या होगा, सिंपल कि कोर में हम जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है उसमें से हम घटा देंगे, क्या माइनस कर देंगे, आपके ईंधन व खाद्य पदार्थ। अब ऐसा क्यों करेंगे हम कि हम कोर मुद्रास्फीति निकाल रहे हैं, जितनी वस्तुएं, सारी वस्तुएं और सेवाएं ले रहे हैं वो हेडलाइन है। हेडलाइन में से माइनस कर देंगे ईंधन और खाद्य पदार्थ, क्योंकि ईंधन और जो खाद्य पदार्थ है उनकी कीमतें बहुत ज्यादा अस्थिर है, मतलब ऐसे सेकंडों में बदलती रहती है खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतें। इसलिए हमने क्या किया, कोर मुद्रास्फीति निकाली, सारी वस्तुएं में हेडलाइन में से इसको निकाल दिया। और लास्ट ईयर यहीं से एक सवाल स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो गया हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति। यहां तक आपके समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है, टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मैंने जब आपको मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति के प्रकारों में एक लक्षित मुद्रास्फीति होती है। जैसे मैंने आपको बताया भारत में रेट क्या बताई थी, 4+-2%। तो लक्षित में क्या होता है वो देखिए। देखिए आरबीआई और आपके गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है, जब आरबीआई बनाती है मौद्रिक नीति, हमने मौद्रिक नीति पढ़ी है, मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट बनाती है राजकोषीय नीति। दोनों का लक्ष्य क्या है, दोनों का एक ही लक्ष्य है, वो टारगेट है कि मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण रहे, मुद्रास्फीति दर है उस पर क्या रहे, नियंत्रण। और ये दोनों मिलके एक टारगेट सेट करते हैं, एक लक्ष्य सेट करते हैं कि हम 2026 तक भारत में जो मुद्रास्फीति की दर है वो रखेंगे 4+-2%। ये रेट आप याद रखिए कि भारत की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट है, उन्होंने 2026 तक का लक्ष्य रखा है कि हम भारत की मुद्रास्फीति की दर है वो रखेंगे 4+-2%। +-2 का मतलब है 4+2 भी हो सकती है, 4-2 भी हो सकती है। ये हमने एक टारगेट रखा है, यानी 2% का हमने विचलन रखा है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डालती है, वो चीज देखते हैं। देखिए मुद्रास्फीति है वो अर्थव्यवस्था पे दोनों इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव सकारात्मक भी डालती है और नेगेटिव नकारात्मक भी डालती है। दोनों की चर्चा हम करने वाले हैं कि पॉजिटिव कैसे डालेगी और नेगेटिव कैसे डालेगी। देखिए आप सब जानते हो मुद्रास्फीति का सामान्य सा अर्थ क्या है, कीमतें बढ़ना। कीमतें क्यों बढ़ेगी भाई,
जब मांग बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक एक की चर्चा करते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं उपभोक्ता पर। अर्थव्यवस्था में हम नीचे से चलते हैं कि उपभोक्ता पर क्या प्रभाव होता है। देखिए उपभोक्ता पे क्या प्रभाव होता है, सीधी सी बात है, वस्तुओं की बढ़ रही है कीमतें, कीमतें बढ़ेगी तो उपभोक्ता को क्या होगी, हानि होगी। उपभोक्ता की हानि बढ़ेगी, उपभोक्ता खून के आंसू रोएगा। जैसे भारत में अभी महंगाई देखते हो आप, हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे, फिर हम मीटर की साइड देखते हैं कि यार 105 हो गया, फिर हम ऐसे याद करते हैं कि यार किसी वक्त ये 60 था, 50 था, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो मुद्रास्फीति उपभोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। ऐसे सवाल जब एग्जाम में आए तो थोड़ा सा आप लॉजिकली और अपने विवेक से सोचिए कि हमने कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट को याद रखिए। कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता को क्या होगी, हानि होगी। उसके बाद उपभोक्ता के बाद आते हैं हम उत्पादक पर, कि भाई उत्पादक को क्या, उत्पादक या व्यापारी है उनको क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है, क्योंकि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी, और कीमतें बढ़ेगी तो उत्पादक है वो पैसा ज्यादा वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा इससे, उपभोक्ता से। जी हाँ, तो उसका क्या है, लाभ बढ़ेगा। उत्पादक का क्या है, लाभ बढ़ेगा, क्योंकि वो जब बढ़ी हुई कीमतों के आधार पे वस्तुओं को बेचेगा तो अपना लाभ कमाना चाहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं एक तो होता है ऋणी। ऋणी मीन्स जो लोन लेता है, कर्जदार। ठीक है। एक है ऋणदाता जो कर्ज देता है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है ऋणी और एक ऋणदाता। अब कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये है क्या। आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया मुद्रास्फीति के बारे में, कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य है वो कम होगा। परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति है मुद्रा की, वो कम हो जाएगी। हम नहीं बोलते क्या कि यार कोई टाइम में 500 रुपए का नोट बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था, आज 500 का नोट कुछ वैल्यू नहीं रखता। जब ये ऋणदाता मान लीजिए 1,000 रुपए दे रहा है, ये ए है और ये बी है, ये बी ए को दे रहा है 1,000 रुपए। अब इस ए ने क्या किया, 1,000 रुपए में सपोज कीजिए कि गेहूं की 10 बोरियां खरीद ली। ठीक है, 10 बोरियां खरीदी 1,000 रुपए में, इसका मतलब एक बोरी की कीमत कितनी है, 100 रुपए। ए को चाहिए था गेहूं, 10 बोरी उसने खरीदी, 100 रुपए की एक बोरी है, 1,000 रुपए की खरीदी, और वो 1,000 रुपए लिए बी से। बी क्या है, ऋणदाता, ए है ऋणी। अब मान लीजिए 2 साल के बाद जब ए ने उसको वापस रुपए किए, सपोज कीजिए ए ने, इसने बी ने 200 रुपए ब्याज के भी जोड़ दिए, तो ए इसको वापस कर रहा है कितने, 1,200 रुपए। 200 रुपए ब्याज है और आपके 1,000 रुपए उसका मूलधन था। अब बी मान लीजिए बाजार में जा रहा है गेहूं की बोरियां खरीदने। ठीक है, अब गेहूं की बोरी है, उसकी एक बोरी की कीमत हो गई है मान लीजिए 140 रुपए। इसको 10 बोरी चाहिए, तो कितने में खरीदेगा ये, 1,400 रुपए में। अब देखिए ए 10 बोरियां 100 रुपए में खरीद रहा था, 1,000 रुपए लोन लेके। अब इसको 1,400 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई, महंगाई बढ़ने के कारण। तो हमेशा ऋणदाता है, ऋणी क्या रहेगा, लाभ में रहेगा, और ऋणदाता है वो हानि में रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऋणदाता जब वापस उसके पास रुपए आएंगे तो उस रुपए की वैल्यू है वो कम हो चुकी है, वो 1,000 रुपए आज 1,000 रुपए नहीं रहे। ठीक है, इस कारण क्या है, ऋणी को तो लाभ होगा और ऋणदाता को क्या है, हानि होगी। ठीक है, उत्पादक का देखा, उपभोक्ता का देखा हमने, ऋणी का देखा। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था में एक होता है आयात और एक निर्यात, उसके बारे में और देखते हैं कि मुद्रास्फीति में इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी तो क्या है, उत्पादन की लागत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जो घरेलू उत्पादन है, भारत में मान लीजिए कोई उत्पादक है वो
मोबाइल फोन बना रहा है सपोज कीजिए, अब उस मोबाइल फोन की घरेलू बाजार में क्या है, मुद्रास्फीति ज्यादा है तो उत्पादन की लागत बढ़ गई। मुद्रास्फीति के कारण हमने देखे थे, एक थी डिमांड पुल मांग प्रेरित और एक थी कॉस्ट पुल लागत प्रेरित। अब मान लीजिए लागत बढ़ गई, रॉ मटेरियल की घरेलू उत्पादन की लागत है वो बढ़ गई, तो क्या है, आयात बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है, हम बाहर से फिर चीजें मंगाएंगे, जब भारत में कीमतें ज्यादा है उत्पादन की तो हम बाहर से सस्ती चीजें मंगाएंगे फिर उत्पादन करेंगे। सेम यही सिचुएशन निर्यात में भी होगा, जब घरेलू उत्पादन लागत बढ़ेगी तो निर्यात क्या है, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, निर्यात क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। आप इकोनॉमिक्स को लॉजिकली समझिए, आराम से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखी, एक अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखा मुद्रास्फीति का। अब देखिए एक वर्ग आता है किसान। कृषक वर्ग है, उसको क्या होगा मुद्रास्फीति में? देखिए किसान क्या करता है, हमारे लिए फसलें उगाता है, हमारे लिए खाद्य वस्तुएं उगाता है। जब भी महंगाई बढ़ेगी तो खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, और उन कीमतों को बढ़ने से किसान को क्या होगा, किसान का लाभ बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति में क्या है, किसान फायदेमंद स्थिति में रहता है। इसलिए देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों है। उत्पादक का लाभ बढ़ेगा, उत्पादक ज्यादा निवेश करेगा तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आप लॉजिकली सोचिए, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि रटें चीजों को, रटने से कुछ नहीं होगा, समझते हुए चलिए। मुद्रास्फीति क्या है, मूल्य बढ़ेंगे और मुद्रा की मूल्य जो क्रय शक्ति है वो कम होगी। बेसिक वहीं से पकड़ के रखिए आप। ठीक है, तो हमने क्या देखे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट और कुछ पॉजिटिव। जैसे मैं पॉजिटिव की बात करूं तो क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में। ठीक है, निवेश बढ़ेगा, कृषक वर्ग को क्या है, फायदा हो रहा है, उत्पादक वर्ग है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, नेगेटिव में आयात बढ़ेगा भाई, आयात बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा मुद्रा जो घरेलू मुद्रा है वो भंडार कम होगा। उसके अलावा बचत करता है वो हतोत्साहित होंगे। ठीक है, उसके अलावा कीमतें बढ़ेगी तो उपभोक्ता क्या है, वो परेशान होगा। उसके अलावा नेगेटिव इंपैक्ट और देखें हम अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का, कि बढ़ी हुई कीमतें क्या है, बाद में जाके हमने देखा था वो फिलिप वक्कर, तो बढ़ी हुई कीमतें जब ज्यादा हो जाएगी तो मंदी की स्थिति, स्टैगफ्लेशन भी हमने देखा था। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हम लॉजिक के आधार पे क्या है देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो इनकी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, मेंस का ये मैटर है। अब देखिए हम, एक हमारा बच गया लास्ट का टॉपिक, वो है मुद्रास्फीति पे नियंत्रण। हमने प्रभाव देख लिया, उत्पादक पे, उपभोक्ता पे, किसान पे, ऋणी पे, ऋणदाता पे, सब पे प्रभाव देखा। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति पे नियंत्रण कैसे किया जाता है, क्या उपाय है वो अपनाएं कि मुद्रास्फीति पे नियंत्रण हो जाए। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं बेसिक को पकड़ के चलता हूं कि कॉन्सेप्ट है वो कहां से निकल के आ रहा है। दो प्रकार की मुद्रास्फीति है, मांग प्रेरित और आपूर्ति प्रेरित। कॉस्ट पुल देखी और एक डिमांड पुल देखी। कारण जब पढ़े थे मुद्रास्फीति के कि मांग, कीमतें क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मांग बढ़ गई है। कीमतें क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपूर्ति पक्ष में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण कीमतें बढ़ रही है। सिंपल सा मुद्रास्फीति था, कीमतों का बढ़ना। तो मैं ये बोल लूं यदि कि मांग पक्ष को देखें, ठीक है, कि आप जो मुद्रास्फीति की बात कर रहे हो, एक मिनट, तो मैं सिंपल दो चीजें देख रहा हूं कि मुद्रास्फीति पे नियंत्रण कैसे करना है हमें। मैं ये बोल रहा हूं कि आप तरलता में क्या करो, कमी, तरलता में कमी करो जिससे मांग पर नियंत्रण हो।
तरलता मीन्स मुद्रा का प्रवाह है, पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पैसा ज्यादा होएगा लोगों की आदतें बिगड़ेगी, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, लोग मांग ज्यादा करेंगे। तरलता में कमी करो जिससे मांग पे क्या है, नियंत्रण रहे। ये हम कैसे करेंगे ये चीजें? मैं बोलूंगा ये दो चीजें दो व्यक्ति करेंगे, दो बहुत पावरफुल व्यक्ति है वो ऐसा काम करेंगे, तरलता में कमी वो करेंगे। कौन है वो? एक है आरबीआई और एक कौन है, एक है हमारी सरकार। आरबीआई क्या बनाएगी? मौद्रिक नीति, जो हम पढ़ चुके हैं। जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था आपको तो बार बार बोल रहा था आरबीआई ये रेट कम करेगी तो अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा होएगा या कम होएगा, जिससे मुद्रास्फीति पे नियंत्रण होएगा। और यही हम पढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण। पूरा सीक्वेंस से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि तरलता में कमी करो ताकि मांग पर नियंत्रण होए। तरलता मीन्स मुद्रा का प्रवाह है। अब मुद्रा का प्रवाह कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट या सरकार, कि अर्थव्यवस्था में पैसा कितना होना चाहिए। आरबीआई क्या बनाएगी? मौद्रिक नीति। दो प्रकार की देखी, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक। मात्रात्मक में देखे थे हमने, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, आपके सीआरआर है, एमएसएफ रेट है। आरबीआई जब उनकी मदद से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करेगी तो क्या करेगी? मात्रात्मक उपाय। एक गुणात्मक देखे, सीधी कार्यवाही करेगी, ठीक है, मार्जिन लिमिट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ाएगी या घटाएगी, नैतिक दबाव बनाएगी बैंकों पे। तो ये कौन से थे? मौद्रिक उपाय। तो मैं बोल रहा हूं तरलता में करो कमी ताकि मांग पर क्या हो? नियंत्रण। इसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार है, एक आरबीआई और एक गवर्नमेंट। आरबीआई क्या बनाएगा? मौद्रिक नीति, मात्रात्मक और गुणात्मक। दूसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति हमारे सिलेबस में है, फिस्कल पॉलिसी, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है तरलता में कमी? गवर्नमेंट क्या करे? कर प्रबंधन करे, टैक्स का है वो मैनेजमेंट करे। गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे, कर ज्यादा कर दे तो लोग क्या है, खर्च कम करेंगे। गवर्नमेंट है वो सब्सिडी है उसको तार्किक कर दे, कि भाई सब सब्सिडी है उसको तर्क संगत कर दे। मैं सब्सिडी ज्यादा नहीं दूंगी, लोगों को ज्यादा दूंगी सब्सिडी, तो क्या है, लोग खर्च ज्यादा करेंगे। तो सब्सिडी को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? तर्क संगत। राजकोषीय नीति बनाई, कर है उनका क्या किया? प्रबंधन, कर बढ़ा दिए। और ये कर कौन से बढ़ाएंगी? डायरेक्ट टैक्स, जो लोगों की आमदनी पे क्या है, सीधा प्रभाव डालेंगे। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स बढ़ा सकती है। तो ये क्या है? तरलता में कमी के उपाय जिनसे मांग पर नियंत्रण हो। और यही क्या है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, कि भाई तरलता में कमी कर दो ताकि पैसा ज्यादा ना जाए। आरबीआई करेगी या फिर गवर्नमेंट करेगी। सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में हमने देखा नियंत्रण। दूसरी पक्ष कौन सा था? वो था आपूर्ति पक्ष। अब मुद्रास्फीति कब होती है? जब मांग ज्यादा है और आपूर्ति क्या है, वो कम है। मांग आपूर्ति से ज्यादा है ताकि वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ रही है। मांग जब आपूर्ति से ज्यादा होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। अब इस आपूर्ति साइड पे ध्यान दे लो आप। आपूर्ति साइड पे कैसे ध्यान दे ले भाई? आपूर्ति साइड पे ऐसे ध्यान दे लो आप कि आपूर्ति को बढ़ा दो। जब मांग बढ़े तो आपूर्ति को बढ़ा दो। मेनली ये सरकार का काम होता है। सरकार क्या करेगी? सरकार काला बाजारी रोकेगी। भाई जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो क्या होगा? लोग क्या है, जो व्यापारी है वो देखेंगे कि और कीमतें बढ़ सकती है, हम लाभ कमाना चाहते हैं, वो स्टॉक कर लेंगे, कालाबाजारी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, आपके जमाखोरी करेंगे। तो वो क्या है, अर्थव्यवस्था में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। सरकार आपूर्ति साइड पे ध्यान दो। आपूर्ति साइड पे ध्यान देने के लिए सरकार को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। परिवहन है उसमें सुधार करना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा? जब खाद्य महंगाई ज्यादा होएगी, जब खाद्यान्न की कीमतें ज्यादा हो गई, आपने कभी अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से गेहूं आयात किए गए। क्यों किए गए आयात? क्योंकि यहाँ पे क्या है, खाद्यान्न उत्पादन कम था। हम हरित क्रांति लेके आए ताकि यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो आयात ना करनी पड़े। आपूर्ति साइड पे ध्यान देने के लिए सरकार निर्यातों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। निर्यात पर क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी। और आयात है वो ज्यादा करेगी सरकार। भाई यहाँ पे जब महंगी है वस्तुएं, उत्पादन की लागत महंगी है, तो बाहर से मंगा लो। हमें क्या है, लोगों को सस्ता देना है। सस्ता देंगे तभी तो क्या है, मुद्रास्फीति कम होगी। तो ये
खाद्यान्न उत्पादन है उसमें क्या है, वृद्धि करेगी सरकार कि भाई हरित क्रांति है जैसे भारत में लाया गया, वैसे ही क्या है किसानों को अच्छी अच्छी स्कीम के थ्रू खाद्यान्न उत्पादन है वो बढ़ाया जाएगा। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाएगा। आपूर्ति साइड पे क्या है सरकार जब ध्यान देगी तो वो है। तो ये क्या है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के कुछ उपाय हैं। तरलता कम करो ताकि मांग पर नियंत्रण हो और आपूर्ति साइड पे ध्यान दो। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी देखिए, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप कोई भी नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनमें जो फैक्ट्स है किसी भी सब्जेक्ट के, जितने भी फैक्ट्स है वो आप उनसे रीड कर लीजिए। फैक्ट आप याद कर सकते हैं, मेरा काम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बताना, वो मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।